गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन बात करने जा रहे हैं डी और एफ ब्लॉक में कंपाउंड्स के बारे में, किसके K2Cr2O7 एंड KMnO4 के बारे में। इन दोनों कंपाउंड अपने सिलेबस में हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन K2Cr2O7, पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट, पोटेशियम डाई क्रोमेट के बारे में बात करें K2Cr2O7। इसे क्रोमाइट और इसे क्रोमाइट और के द्वारा बनाया जाता है। FeCr2O4 ये कौन है? क्रोमाइट अयस्क है। क्या है? क्रोमाइट अयस्क। इसकी अभिक्रिया अपन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एयर की प्रेजेंस, और यहाँ टेम्परेचर लेते हैं नियर बाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, गर्म वायु अपन ऐसे बोल सकते हैं, गर्म वायु में इसको प्रवाहित करते हैं। किसको? क्रोमाइट और। क्रोमाइट और का फॉर्मूला क्या है अपने पास? FeCr2O4। इसको गर्म हवा में अपन क्या करते हैं? पास करते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है? सोडियम क्रोमेट बन जाता है, और साथ में Fe2O3 प्लस Na2Cr2O4 और प्लस CO2 क्या हो जाती है? बाहर रिमूव हो जाती है। अब अपने पास सोडियम क्रोमेट बन चुका है, अपने को डाइक्रोमेट बनाना है। क्या बनाना है? डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट Na2Cr2O4 है, ये क्या है? इसकी अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं? इसकी अभिक्रिया अपन H2SO4 अम्लीय माध्यम में ये डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है। किसमें बदल जाएगा? Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2O बाहर निकल जाता है। तो अपने पास क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया है। किसका हो गया? सोडियम डाइक्रोमेट का निर्माण हो गया है। सोडियम सल्फेट है, इसके पीपीटी आ जाती है और ये बाहर निकल जाता है। अब सोडियम डाइक्रोमेट का उपयोग अपन लैब में नहीं करते, अपन प्रयोगशाला में नहीं करते। क्यों नहीं करते इसका उपयोग? क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होता है। कैसा होता है? आर्द्रता ग्राही होता है। इसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होता है। तो इसको सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में परिवर्तित करने के लिए अपन क्या करते हैं? इसकी KCl से अभिक्रिया करा देते हैं। Na2Cr2O7 है, इसकी अभिक्रिया में किससे कराऊं? KCl से कराऊंगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? K2Cr2O7 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट बन चुका है। पोटेशियम डाइक्रोमेट आर्द्रता ग्राही नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग अपन प्रयोगशाला में या लैब में करते हैं। तो अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल चुका है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए बात करें, CrO4-2 अगर अम्लीय माध्यम H+ लिया जाए तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? Cr2O7-2 में परिवर्तित हो जाता है। अगर क्षारीय माध्यम लिया जाए, क्या क्षारीय माध्यम ले, तो ये किस में रहेगा? क्रोमेट में रहेगा। अगर अम्लीय माध्यम लिए तो ये डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? डाइक्रोमेट में परिवर्तित हो रहा है। डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये किस में परिवर्तित होता है? ये Cr+3 जो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा? ग्रीन कलर का होता है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। ये अच्छा ऑक्सीकारक है। इसकी अपन केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखें। Cr2O7-2 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr+3 में। इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें अपन। Sn है,
Sn+2 को ये किस में ऑक्सीकृत कर देता है, Sn+4 में ऑक्सीकृत कर देता है। अगर अपने पास Fe है, किसमें +2 में फेरस है, तो इसको किस में चेंज कर देगा, फेरिक में चेंज कर देगा, Fe+3 में परिवर्तित कर देता है, किसमें, Fe+3 में परिवर्तित कर देगा। अगर अपने पास आयोडीन है, क्या आयोडीन है, I माइनस, तो ये किसमें बना देगा, I2 बना देगा। अगर अपने पास सल्फर है, कौन, S-2, तो ये क्या बना देगा, सल्फाइड आयन है, तो सल्फर में परिवर्तित कर देगा। यदि अपने पास सल्फाइड आयन है, SO3-2, तो किस में परिवर्तित कर देगा, SO4-2 में परिवर्तित कर देगा, सल्फेट आयनों में चेंज कर देगा, किसमें, सल्फेट आयनों में। तो Sn किसमें, Sn+4, Fe+2, Fe+3, I-, I2 सल्फाइड S में और सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपनी क्या हो गई, इसकी ऑक्सीकारक अभिक्रियाएं हो गई। एक इसका K2Cr2O7 का उपयोग किसमें, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, कौन सा, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण भी किया जाता है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। अब क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण क्या है, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण की बात करें तो इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं CCT, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, CCT टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट K2Cr2O7 ये क्लोराइड आयनों का टेस्ट है, किसका है, क्लोराइड आयनों का टेस्ट है। K2Cr2O7 की अभिक्रिया अपन NaCl से करवाते हैं और साथ में क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 को परख नली में बूंद बूंद करके डालते हैं, तो एक वाष्प का निर्माण होता है, CrO2Cl2। ये है कौन सी, रेड वेपर, लाल वाष्प है, क्या है, लाल वाष्प, CrO2Cl2 क्या है, लाल वाष्प है। और साथ में क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस KHSO4 बन जाएगा अपने पास। पर मेन अपने पास क्या बना है, रेड वेपर बन चुकी है, किसकी, CrO2Cl2 की। ये कौन है, क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड कौन है, ये क्रोमिल क्लोराइड है, CrO2Cl2, इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोला जाता है, इसकी रेड वेपर मिलती है अपने को। जस्ट क्रोमिल क्लोराइड को अपन किसमें से, NaOH में से गुजारते हैं, तो अपने को क्या होता है, पीला विलेन मिलता है, किसका, सोडियम क्रोमेट का, किसका, सोडियम क्रोमेट का। इस रेड वेपर CrO2Cl2 को किसमें से, NaOH में से गुजारा जाता है, किसमें से, NaOH में से गुजारा जाता है, तो अपने को Na2CrO4 की क्या, पीला विलियन प्राप्त होता है, पीला विलियन प्राप्त होता है। साथ में NaCl बन गया प्लस H2O बन जाता है। इस पीले विलियन, किसके, सोडियम क्रोमेट के पीले विलियन की रिएक्शन अपन लेड पेपर, कौन सा, Na2CrO4 प्लस लेड एसीटेट, किससे, लेड एसीटेट से करवाते हैं, तो अपने को क्या मिलेगा, लेड CrO4, इसकी येलो पीपीटी क्या आती है, येलो पीपीटी आती है, क्या आती है, येलो पीपीटी अपने को प्राप्त होती है। और साथ में क्या मिल जाएगा, CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी अपने को येलो पीपीटी प्राप्त होती है। इससे अपन कहते हैं ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, क्लोराइड आयनों का टेस्ट है। इस पूरे को क्या बोलाता है, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अपन बात करें डाइक्रोमेट आयन की, डाइक्रोमेट आयन की अभिक्रिया अपन को अगर अपन गर्म करें, हीटिंग इफेक्ट इसके ऊपर देखें, हीटिंग इफेक्ट K2Cr2O7 को अपन हीट करें तो ये किस में बदल जाएगा, K2Cr O4 प्लस Cr2O3 प्लस O2 गैस, क्या O2 गैस बाहर निकल जाती है, क्या
O2 गैस बाहर, इसकी कैसा, ये ग्रीन अपने को मिलता है, Cr2O3 कैसा ग्रीन कलर का प्राप्त होता है और O2 गैस बाहर निकल जाती है। कुछ इसके और रिएक्शंस देखें अपन कि CrO4 माइनस या फिर CrO4-2 और डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 की अभिक्रिया में किससे कराऊं, अम्लीय माध्यम में H2O2 से कराऊं, किससे, H2O2 से कराऊं, तो अपने को एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, कौन सा, CrO5, ब्लू कलर। इसमें अपन देखें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Cr डबल बॉन्ड O O O, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तथा अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें देखो अपने पास क्या आ गया, सेल्फ लिंकेज आ गई और 3 मेंबर रिंग आ गई। तो अपने को पता है सेल्फ लिंकेज और 3 मेंबर रिंग कैसी होती हैं, कि अनस्टेबल होती हैं, तो ब्रेक हो जाता है किसमें, ये जल्दी से टूट जाता है किसमें, CrO5 CrO+3 में चेंज हो जाता है, किसमें, CrO+3 में, मतलब Cr2O3 में चेंज हो जाएगा, किसमें, Cr2O3। तो ये अपने ध्यान रखें कि डाइक्रोमेट या क्रोमेट आयन के अपने माध्यम में H2O2 से रिएक्शन कराए तो CrO5 का निर्माण होता है। CrO5 की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +6 आई, इसको ये पड़ा पड़ा टूटता रहेगा, किसमें, CrO3 में ब्रेक हो जाएगा, अनस्टेबल होता है। नेक्स्ट बात करें अपन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका निर्माण किससे किया जाता है, MnO2। MnO2 क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट अयस्क कहा जाता है, पायरोलुसाइट अयस्क। इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं अपन, इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम लेते हैं और O2 से कराते हैं। अगर इसको गर्म किया जाए तो किससे बदल जाएगा, K2MnO4 का निर्माण होता है, किसका, K2MnO4 का निर्माण होता है। अब इस K2MnO4 को अपने को, ये पोटेशियम मैग्नेट है, क्या है, पोटेशियम मैग्नेट है, पोटेशियम मैग्नेट को अपने को किसमें चेंज करना है, पोटेशियम परमैंगनेट में चेंज करना है, किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट। इस अभिक्रिया को गति देने के लिए, तीव्र करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसकी उपस्थिति ले लेते हैं, KClO3 तथा KNO3 की उपस्थिति में यह है अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। यह अभिक्रिया किससे होती है, तीव्र गति के द्वारा होती है। अपने पास KCl3 तथा KNO3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। क्यों, क्योंकि अपन बात करें KClO3 है एंड KNO3 है, ये गर्म करने पर क्या होंगे, KCl प्लस O2 में टूट जाती है, ये किसमें, KNO2 प्लस O2 में टूट जाती है। यहां से अपने को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा O2 का फॉर्मेशन होता है, जो इस अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है। अब पोटेशियम जो पोटेशियम मैग्नेट मिला हुआ है, उसे पोटेशियम पर मैग्नेट में चेंज करना है, तो इसकी अभिक्रिया, इसको अम्लीय माध्यम में अम्लीकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अम्लीकृत। K2MnO4 को अम्लीकृत कर दिया अपन ने, तो क्या होगा, KMnO4 बनेगा और साथ में MnO2 बन जाएगा वापस। ये MnO2, इनमें ज्यादा लब्धि किसकी प्राप्त होती है, अपने को MnO2 की प्राप्त होती है। तो मतलब ये चेंज ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसलिए अपन क्षारीय विलयन में विद्युत ऑक्सीकरण करते हैं। MnO4-2 को क्षारीय विलयन में वैद्युत
ऑक्सीकरण, तो किसमें बदल जाएगा, MnO4 -1 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, MnO4 -1 पर मैग्नेट आयन में बदल जाता है। मैग्नेट आयन किसमें बदल जाता है, पर मैग्नेट आयन में चेंज हो जाता है। अगर इसकी प्रयोगशाला विधि देखें, प्रयोगशाला विधि देखिए, Mn+2 की अभिक्रिया अपन H2O8-2, ये कौन है, डाइपरॉक्सी सल्फेट आयन, डाइपरॉक्सी सल्फेट आयन कौन है, H2O8-2। इसकी अभिक्रिया अगर मैं किससे, इसकी अभिक्रिया मैं वाटर से कराता हूं, सॉरी Mn से कराता हूं, Mn+2 है, वाटर डालते हैं तो ये किसमें बदल जाता है बेटा, MnO4-1 प्लस क्या बनता है अपने पास, SO4-2 सल्फेट। बेटा ये परॉक्सी है, इसे परॉक्सी, ये ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका, ऑक्सीकारक। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो देखना, H2O8-2 का हाइड्रोलाइसिस करें अपन तो अपने को बेटा जी क्या मिलता है, SO4-2 प्लस H2O2 मिलता है। ये H2O2 किस में टूट जाता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीकारक का काम करती है। किसका काम करती है, ऑक्सीकारक का काम करती है। ये इसको Mn+2 का ऑक्सीकरण कर देती है, किसमें, MnO4-1 में ऑक्सीकृत कर देती है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका कलर कैसा होता है, जो अपने पास ये बैंगनी कलर क्या होता है, कैसा, बैंगनी कलर का होता है, कैसा, बैंगनी रंग का होता है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन देखें, केमिकल रिएक्शन, KMnO4 है, इसको मैं हीट करूं, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन होता है। KMnO4 को हीट करोगे तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। हीटिंग इफेक्ट है ये पहला। सेकंड बात करें, माध्यम का प्रभाव। KMnO4 पर माध्यम का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। KMnO4 अम्लीय माध्यम लूं तो किसमें बदल जाता है, Mn+2 में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, Mn+2 में परिवर्तित हो जाता है। KMnO4 मैं उदासीन माध्यम लूं तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ये MnO2 में परिवर्तित होता है। MnO2 में परिवर्तित हो जाता है। अगर यही मैं KMnO4 क्षारीय माध्यम लूं तो किसमें बदलेगा, MnO4-2 में परिवर्तित होता है। किसमें, MnO4-2 में परिवर्तित हो जाता है। तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में Mn+2, उदासीन माध्यम में MnO2 एंड क्षारीय माध्यम में MnO4-2 में परिवर्तित होता है, मतलब मैग्नेट आयन में चेंज हो जाता है। मतलब ये अम्लीय माध्यम में सबसे अधिक कैसा होता है, क्षारीय नेचर, वो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अगर अपन देखें तो पहली बात करते हैं अम्लीय माध्यम में रासायनिक अभिक्रिया। KMnO4 एसिडिक मीडियम, तो किसमें परिवर्तित होगा, ये Mn+2 में चेंज हो जाता है। किसमें, Mn+2 में। देखते हैं कैसे कैसे। Fe+2 लेता हूं तो किसमें बदलेगा,
Fe+3 में बदलेगा। Sn+2 लेता हूं तो ये Sn+4 में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें? Sn+4 में। S-2 लेता हूं तो S में परिवर्तित हो जाएगा। SO2 लेता हूं SO4-2 हो जाएगा। SO3-2 लेता हूं SO4-2 हो जाएगा। I लेता हूं माइनस तो I2 में चेंज हो जाएगा, किसमें? I2 में चेंज हो जाएगा। तो अपन देख रहे हैं क्या ऑक्सीकरण हो रहा है। NO2 लेता हूं माइनस तो नाइट्रेट आयन बन जाएगा, क्या? नाइट्रेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्जिलेट आयन लेता हूं C2O4-2 अम्लीय माध्यम में, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? CO2 में परिवर्तित हो जाता है। यहीं अगर अपन HCl लें तो अपने को क्या मिलेगा? Cl2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? Cl2 मिल जाती है। ये HCl फॉर्मेशन का मेथड ही पढ़ा था अपन ने। HCl ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या क्या हो गया? अपन फेरस को फेरिक में बदल देता है, Sn+2 को Sn+4 में बदल देता है, सल्फाइड आयन को सल्फर में परिवर्तित कर देता है, SO2 को सल्फेट आयन में परिवर्तित कर देता है, आयोडीन को आयोडाइड आयन I2 में परिवर्तित कर देता है, NO2 नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयन में परिवर्तित कर देता है, ऑक्जिलेट को CO2 में परिवर्तित कर देता है, और यहाँ पर अपने को मिला HCl तो Cl2 बना देता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑक्सीडेशन अपन ने बता दिए इनके कि इनका ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है। ये सेम कैसी रिएक्शन है? ये सेम की सेम K2Cr2O7 की थी अम्लीय माध्यम में, वैसे की वैसी इसकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन उदासीन माध्यम या दुर्बल अम्लीय माध्यम। नोट कर लिया होगा आपने। उदासीन या दुर्बल अम्लीय माध्यम। उदासीन माध्यम या दुर्बल अम्लीय माध्यम लें, उसमें उदासीन माध्यम में किसमें परिवर्तित होता है? ये MnO2 में चेंज हो जाता है। किसमें? MnO2 में। जैसे KMnO4 की रिएक्शन उदासीन माध्यम के अपन H2 ले लेते हैं, Ki से करवाई, तो यहां ये इसको किसमें? KiO3 में बदल देगा और खुद किसमें बदल जाएगा? MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात अपन इसकी KMnO4 प्लस HCO2K में करवाएं तो इसमें क्या अपने को किसका निर्माण हो जाएगा? अपने को CO2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? अपने को CO2 मिल जाएगी। CO2 से क्या वाटर है तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा। क्या MnO2 प्लस पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका? पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यही बात मैं किससे? H2O3-2 थायोसल्फेट आयन से कराऊं, किससे? थायोसल्फेट आयन से। KMnO4 प्लस H2O3-2 और साथ में कौन है? H2 ओपन ले रहे हैं, H2 ओपन ले रहे हैं, तो ये MnO2 बनना ही है और प्लस सल्फेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सल्फेट आयन बन जाएगा। किसके साथ? H2O3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? सल्फेट आयन में। बेटा जी इसका नाम याद जरूर रखना, इसको बोलते हैं थायो सल्फेट आयन। थायो सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ऑर्गेनिक में आप इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ चुके हो कि जब एल्कीन की अभिक्रिया किससे? KMnO4 से या उदासीन या दुर्बल अम्लीय माध्यम में कराई जाती है तो डाइऑल का निर्माण होता है। किसका? डाइऑल। KMnO4 प्लस एल्कीन लिया C2H4 और तो अपने को क्या मिलेगा? MnO2 तो मिलना है और साथ में डाइऑल CH2OH एंड CH2OH का निर्माण होगा। डाइऑल, ये क्या है? डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। किसका? डाइऑल। अपन एक बात की थी बेटा, याद होता आपको,
बोरिक अम्ल H3BO3 डाईऑल की प्रेजेंस में परबल अम्ल की तरह व्यवहार करने लग जाता है, वरना बोरिक एसिड कैसा है, दुर्बल अम्ल है, मोनोबेसिक दुर्बल अम्ल, मतलब एक OH माइनस लेने वाला दुर्बल अम्ल है, परंतु डाईऑल की प्रेजेंस में प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करने लग जाता है कीलेशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन F ब्लॉक के बारे में। F ब्लॉक, F ब्लॉक में किन तत्वों को रखा गया है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोश में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोश में प्रवेश करता है, F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, F ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N-2F1214 N-1D 01, NH2 N-2F1214 N-1D 01 है। क्या है, 01। तो ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनके बारे में बात करें कि डी ब्लॉक तत्वों को दो श्रेणियों में रखा गया है। डी ब्लॉक तत्वों को दो श्रेणियों में रखा गया है। कहां से कहां, को दो श्रेणियों में, फर्स्ट श्रेणी लैंथेनाइड, दूसरी श्रेणी एक्टिनाइड। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड कहां से कहां है, 58 to 71 है, जबकि एक्टिनाइड जो है वो 90 से 103 है। 58 to 71 एंड 90 से 103। लैंथेनाइड 58 to 71 एंड एक्टिनाइड 90 to 103। ये थर्ड ग्रुप तथा सिक्स्थ आवर्त, तीसरे वर्ग तथा छठे आवर्त में, ये भी तीसरे वर्ग तथा सातवें आवर्त, किसमें, सातवें आवर्त में रखा गया है। ओके, किसमें अपन बात करें, लैंथेनाइड 58 to 71 है, एक्टिनाइड 90 to 103 है, थर्ड वर्ग तक तथा छठे आवर्त में, थर्ड वर्ग तथा सातवें आवर्त में रखा गया है। अगर इनकी बात की जाए कि इनमें 58 to 71 जाते हैं, 58 to 71 की ओर गए, तो यहां पर क्या क्या चेंज होता है, इनके साइज डिक्रीज होती है, इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति, इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनके हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति कैसी होगी, डिक्रीज होगी। 58 to 71 जाएंगे तो जो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इनके क्या होगी, क्षारीय प्रवृत्ति डिक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करें लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स दोनों ही परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और इनमें मुख्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड दोनों ही परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
दोनों ही ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड, लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके N-2F तथा N-1D के मध्य, N की जगह पर लिख दें 5F तथा 6D, 5F तथा 6D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है। किसकी तुलना में? 4F तथा 5D के मध्य ऊर्जा अंतराल की तुलना में। क्या? लैंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनके 5F तथा 6D के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है 4F तथा 5D के मध्य ऊर्जा अंतराल की तुलना में। अब लैंथेनाइड्स मुख्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी करते? तो बेटा ये +2 एंड +4 भी हैं। इनके द्वारा +2 एंड +4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्य कौन सी करते हैं? मुख्य ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +2 एंड +4 भी होती है। यह +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। +2 एंड +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। यह +2 ऑक्सीकरण अवस्था में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं? अच्छे अपचायक तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्था में अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। +4 में अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं एंड +2 में अच्छे अपचायक होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे अपचायक होते हैं। जैसे सीरियम की बात करें, सीरियम +4 में कैसा है? ऑक्सीकारक है, अच्छा ऑक्सीकारक है ये, जिसमें +4 में सीरियम एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन लैंथेनाइड्स या बोले एफ ब्लॉक तत्व रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं, या एफ ब्लॉक यौगिक रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। किसके कारण? FF संक्रमण के कारण। जैसे डी ब्लॉक तत्वों के यौगिक होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। ज्यादातर, अपन मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो इनके F ब्लॉक
तत्वों के यौगिक रंगीन प्रवृत्ति के होते हैं। किसके कारण? FF संक्रमण के कारण। FF संक्रमण के कारण। जैसे डी ब्लॉक तत्व किसके कारण? DD संक्रमण के कारण। F ब्लॉक तत्व किसके कारण होते हैं? FF संक्रमण के कारण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अधिकांश आयन तथा यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, किसके? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे होते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति के होते हैं। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। यदि अपन क्या करें, इनमें देखें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति देखें तो इनमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति भी होती है एक्टिनाइड्स में। किसमें? एक्टिनाइड्स में लैंथेनाइड की तुलना में। देखते हैं, F ब्लॉक तत्व संकुल निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। कैसी? संकुल निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इनके पास भी वही छोटा आकार, अधिक आवेश घनत्व, छोटा आकार होता है, अधिक आवेश घनत्व होता है, तथा रिक्त खाली कक्षक होते हैं, जिनके कारण ये क्या? संकुल निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड्स में लैंथेनाइड की तुलना में लैंथेनाइड की तुलना में अधिक संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। F ब्लॉक संकुल निर्माण की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनाइड्स में लैंथेनाइड की तुलना में अधिक संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिक कहां होती है? एक्टिनाइड्स में होती है। अगर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखें, ये मिश्र धातुओं का निर्माण भी करते हैं। इनकी मिश्र धातुओं को मिश्र मेटल्स क्या कहा जाता है? मिश्र मेटल्स कहा जाता है। लिख लेना, यह मिश्र धातुओं का निर्माण भी करते हैं। इनकी मिश्र धातुओं को मिश्र मेटल्स कहा जाता है। अब ये लैंथेनाइड है, इनकी रिएक्शन अपन कराएं, O2 से कराएं, सल्फर से कराएं, N2 से कराएं, अम्लों से कराएं, कार्बन से कराएं, वाटर से कराएं। हैलोजन से करा दें। किसे करा दें? हैलोजन से। अगर इससे कराएंगे तो Ln2O3 बन जाएगा। लैंथेनाइड्स के ऑक्साइड Ln2O3 प्रकार के होते हैं। अगर सल्फाइड बात करें, Ln2S3 है। अगर नाइट्राइड की बात करें तो Ln, ये क्या है? नाइट्राइड है। अम्लों के साथ, लैंथेनाइड्स अम्लों के साथ H2 का निर्माण करते हैं। किसका? H2 का निर्माण करते हैं। यही कार्बन के साथ बात की जाए तो ये LnC2 प्रकार के कार्बाइड का निर्माण करते हैं। वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये LnOH का होल थ्राइस हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का बनाते हैं। यहां पर देखो, ये S ब्लॉक की तरह प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। S ब्लॉक की तरह, S ब्लॉक भी क्या कर रहे थे? हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का निर्माण
कर रहे थे। और यहाँ पर क्या बनेगा, LnX3 का फॉर्मेशन होता है। किसका? LnX3। तो ये केमिकल रिएक्शंस थी किसकी? लैंथेनाइड्स की। तो अपना F ब्लॉक कंप्लीट होता है और ये अपन कंप्लीट कर चुके हैं D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। इसमें आप यूज थोड़ा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, वरना ये सफिशिएंट है आपके लिए क्वेश्चन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मेटलर्जी के साथ। अगली क्लास में अपन मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे।